जी, good evening. A very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.V. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम हमारे लीजेंडरी मास्टर डॉक्टर जेम्स टेलर कैंट सर का बर्थ एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर कैंट सर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है होम्योपैथी में, उसके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर और डॉक्टर दिलीप जानी सर का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के इस सेशन के लिए उन्होंने अपने केसेस को प्रेजेंट किया और सेशंस भी वो लेने वाले हैं। तो उनके वेलकम के साथ मैं हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर जसकरण सर को इनवाइट करता हूं कि वो हमारे मास्टर कैंट के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उनकी लाइफ है, उसके बारे में थोड़ा शेयर करेंगे हम सभी के साथ। जी, वेलकम जसकरण सर। प्रवीण सर, वेलकम जसकरण सिंह जी। थैंक यू सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस सर। एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, यस। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आज आपको पता है कि हमारे रेस्पेक्टेड जो हमारे स्टालबॉट है डॉक्टर जेटी कैंट सर का बर्थ एनिवर्सरी है। सो आज उन्हीं को लेके मैं कुछ लाइन उनके बारे में ऐड करना चाहूँगा। हमारे जो तीनों रेस्पेक्टेड मेंटर हैं, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर और डॉक्टर दिलीप जानी सर, उनके केसेस से पहले। सो सबसे पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगा हमारे जो मास्टर है डॉक्टर हनीमैन सर को फॉर डिस्कवरिंग दिस ब्यूटीफुल साइंस, एंड ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर जेटी कैंट सर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। सो मैं कुछ लाइन सर के बारे में ऐड करना चाहूँगा जो कि सर की लाइफ से रिलेटेड हैं। सो सर की जो अर्ली लाइफ थी डॉक्टर जेटी कैंट सर की, तो सर का जो जन्म हुआ था वो न्यूयॉर्क सिटी यूएस में हुआ था 31 मार्च को 1849 में। एंड उन्होंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की डिग्री ली थी इन द ईयर 1870 फ्रॉम द मेडिसन यूनिवर्सिटी। एंड उनका जो आगे का मेडिकल डिग्री है, मेडिकल एजुकेशन है, उन्होंने एक्लेक्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लिया था। ये क्या है ना, एक्चुअली इस सिस्टम में वो उन्होंने सारे जितने भी पैथीज हैं, जितने भी हमारे मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे कि एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है और बाकी डिफरेंट मेडिकल सिस्टम्स का ना सर को बहुत अच्छा नॉलेज था डॉक्टर कैंट सर को। बट उनका जो अर्ली टाइम था ना, उसमें उन्होंने होम्योपैथी को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि उन्हें ये साइंस ज्यादा समझ में नहीं आई। होम्योपैथी जो सर का जो सबसे पहला जो सर जिसके साइंस की तरफ बायस थे वो एलोपैथी ही थी। जो सर जिसके डॉक्टर थे सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करते थे सर, तो उनको ये चीज समझ में नहीं आई कि ये डोजेस क्या होता है यार, ये पोटेंटाइजेशन क्या होता है, ये वाटर डोजेस क्या होता है। तो अर्ली जो उनकी लाइफ थी उसमें उनको ये चीजें ज्यादा वो इससे इम्प्रेस नहीं थे। बट क्या होता है ना कि जब हम लोगों को, जब यूनिवर्स हमको चुनता है ना किसी काम के लिए कि हमें वहां तक पहुंचना है, तो कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट लाइफ में आता ही है। जैसे कि हनीमैन सर की लाइफ में आया था कि सिनकोना बार्क का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, वैसे ही डॉक्टर कैंट सर की लाइफ में उनकी वाइफ जो है वो बीमार हो गई थी, उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ से उनका कन्वर्जन शुरू होता है कि वो होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट कैसे हुए। तो इनिशियली जैसे मैंने बताया ना, वो ज्यादा इंप्रेस नहीं थे कि ये होम्योपैथी क्या होती है, ये सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में ये क्या, ये चीजें क्या है। तो बट क्या हुआ ना कि उनकी वाइफ को इंसोमिया की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर फेलन करके हैं, ये हैनीमैन के डिसिपल रहे होंगे, तो उन्होंने उनकी वाइफ को ट्रीट किया था। और उनकी वाइफ का जब इम्प्रूवमेंट उन्होंने होम्योपैथी से देखा ना, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। और उन्होंने ना डॉक्टर फेलिन के साथ ऑर्गेनॉन, मेट्रिया मेडिका और सारे जितने भी सब्जेक्ट्स जो कि हमारे वाइटल सब्जेक्ट्स हैं जो होम्योपैथी में हमें पढ़ने जरूरी होते हैं, वो उन्होंने उसके लिए ट्रेनिंग ली उन सारे सब्जेक्ट्स में। और उन्होंने उनके साथ ही हमारी जो होम्योपैथी है उसमें अपना
रुख उनका उस तरफ हो गया। सो सर का यहाँ से कन्वर्जन हुआ था होम्योपैथी की तरफ। तो अभी ना मैं थोड़ा सा ना सर के कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है होम्योपैथी में उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सो सर ने ना जैसे कि हमारे को कॉलेज में सबसे पहले पढ़ाते हैं कि जो सर के 1897 में पब्लिश हुई थी रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका, जो कि आप लोगों को पता है कि उस जमाने की सबसे एडवांस रेपर्टरी, और आज भी होम्योपैथिक मैथमेटिका जो रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका बाय डॉक्टर कैंट है, वो सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड रेपर्टरी है। और बहुत सारे रूब्रिक्स आज जो सिंथेसिस में भी है ना, वो कहीं ना कहीं रूब्रिक्स कैंट सर की रेपर्टरी से ही लिए गए हैं। उसके बाद 1900 में सर ने लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी पब्लिश करा था, जो कि हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं। और 1905 में जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ मैथमेटिका है, लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मैथमेटिका, ये भी डॉक्टर कैंट सर ने ही पब्लिश करा था 1905 में, जिसमें बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में मैथमेटिका लिखी हुई है। उसके अलावा उनके ना कुछ और जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, जो हैनीमैन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिकागो में थे, उसमें वो सीनियर लेक्चरर थे मैथमेटिका के। और लेटर ऑन वो इसके हेड भी बने थे इस कॉलेज के, इस हॉस्पिटल और इस कॉलेज के। और काफी सारे जो कि डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर जॉन वायर, डॉक्टर एच ग्रिमर, डॉक्टर पीएरे शिमिट, डॉक्टर बी के बोस, ये आप लोगों ने इन सब का नाम सुना होगा। ये सब डिसिपल्स थे डॉक्टर कैंट के, मतलब कैंट सर ने ही इनको ट्रेन किया है। पीएरे शिमिट सर ने तो आगे जाके एक रेपर्टरी भी लिखी थी। और इसमें जो भी ये जितने भी ट्रेंड डॉक्टर्स थे, ये सारे डॉक्टर कैंट सर से ही निकले थे, उन्हीं के कैंट सर ही इन सबके गुरु रहे थे। इसके अलावा सर ने बहुत सारी प्रूविंग करी है, और उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर इसके अलावा भी लिखा है, जैसे कि लेसर राइटिंग्स और न्यू रेमेडीज करके एक बुक है उनकी, क्लिनिकल केसेस। इन सब में ना उन्होंने प्रूविंग्स ऑफ न्यू मेडिसिन को लिखा है। बाकी इसके अलावा डॉक्टर कैंट सर का जो जमाना था ना, उस टाइम पर जो पोटेंसीज होती थी, जैसे बोरिक सर के टाइम पे या फिर हेरिंग सर या हैनीमैन टाइम पे ना, हम लोग बहुत लो पोटेंसीज में पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट करते थे। पर जैसे जैसे पोटेंसीज, जैसे जैसे कैंट सर आए ना, तो कैंट सर ने ही ये फिलोसफी दी थी कि वी शुड रेज द पोटेंसीज। पहले 30 से शुरू करें, देन उसके बाद ऑल्टरनेटिवली उसको बढ़ाते जाए, 200 दे, देन कॉन्जिक्यूटिवली उसको बढ़ाते जाए, 200 दे, देन 1 एम दे, देन उसके बाद हम 10 एम तक जाए। तो ये कैंट सर ये लेके आए थे, ये जो बेसिस है। अभी मैं सर का के कुछ कैंट फिलोसफी में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है ये लाइनें, मैं बहुत पढ़ता हूँ इन लाइनों को। वो मैंने यहाँ पे स्पेशली छांट के यहाँ पर लिखी है, और मैं वही यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो ये सर का लास्ट चैप्टर है कैंट फिलोसफी का, पेलिएशन एंड डिफिकल्ट एंड इनक्योरेबल केसेस, पेलिएशन। उसमें सर ने जो चैप्टर है वो कैसे स्टार्ट किया है ना, उसमें ये लाइन लिखी है सर ने कि while homeopathy itself is a perfect science, its truth is partially known। ये होम्योपैथी एक परफेक्ट साइंस है, एक कंप्लीट साइंस है, बट इसका जो सच्चाई है ना, वो अभी भी पार्शियली ही लोगों को पता है। ये सर ने 200 साल पहले लिखा है। द ट्रूथ इटसेल्फ रिलेट्स टू द डिवाइन नॉलेज रिलेट्स टू मैन। कि जो सच्चाई है ना ये होम्योपैथी की, ये एक डिवाइन नॉलेज जो है, एक मैन को जब तक आप समझते नहीं हो, तब तक आपको ये सच्चाई समझ में नहीं आएगी। जितनी भी हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन है, वो एक तरीके से एक डिवाइन नॉलेज है, एक इंसान के बारे में। फ्रॉम एकोनाइट टू जिंकम, हर एक मेडिसिन का एक एक सूक्ष्म मन है, जिसको हम लोग पोटेंटाइज करके उसको अराउज करते हैं। और वो एक डिवाइन नॉलेज है एक इंसान को समझने के लिए। और जब हम ये समझते हैं ना, तो ही हमें होम्योपैथी समझ में आती है। इट विल रिक्वायर अ लॉन्ग टाइम बिफोर फिजिशियंस बिकम जेन्युइन मास्टर्स इन दिस ट्रूथ। मतलब बहुत वक्त लगेगा हमें, ये फिजिशियंस हमारे लिए लिखा है, बिफोर द फिजिशियंस बिकम जेन्युइन मास्टर्स इन दिस ट्रूथ। ये सच्चाई को जानने में और इसमें मास्टर बनने में हमें बहुत वक्त लगेगा। आगे सर लिखते हैं कि व्हेन होम्योपैथी इज हंड्रेड्स ईयर्स ओल्ड एंड लिटिल वंस ग्रो अप टू द नॉलेज ऑफ इट एंड ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस इट, आवर सक्सेसर्स विल एक्वायर नॉलेज दैट वी डू नॉट possess नाउ। मतलब कैंट सर को भी ये लिमिटेशंस पता थी कि मैं जो भी काम अपनी लाइफ में करके जा रहा हूँ, ये आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आज हमारे पास मेडिसिन है, पोजिट्रॉन है, फैल्कोपी है, टेक्सस है, शायद ये कैंट सर के जमाने में नहीं थी। तो सर ने यही चीज लिखी है, व्हेन होम्योपैथी इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड एंड लिटिल वंस, मतलब हम जो लोग हैं जो अब चलना सीख रहे हैं होम्योपैथी में, विल ग्रो अप इनटू द नॉलेज ऑफ इट। जैसे जैसे हम इसको नॉलेज इसकी और ज्यादा लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे साइंस को और प्रैक्टिस करेंगे, तो आवर सक्सेसर्स, मतलब हम लोग जो लिटिल वंस हैं, जो ग्रो कर जाएंगे, विल एक्वायर द नॉलेज वी डू नॉट possess नाउ। जो हमारे पास आज नहीं है, वो हमारे सक्सेसर्स के पास कल होगी। तो सर ने ये चीज बोली है कि हमें हमेशा इवॉल्व करना है इस साइंस में, ना कि सिर्फ लिमिटेड ग्रुप ऑफ मेडिसिन में फंस के रह जाना है कि नहीं नहीं इसके आगे नहीं होगा। तो आगे सर लिखते हैं, थिंग्स विल ग्रो ब्राइटर एज द माइंड्स आर ब्रॉट टुगेदर एंड मैन थिंक हार्मोनियसली। मतलब जैसे माइंड्स एक साथ आएंगे, मतलब
सर ने ये बात बोली कि हमें एक साथ काम करना है, एक यूनिटी में काम करना है, रेदर देन कि हम लोग एक डिफरेंसेस क्रिएट करें कि ये दूसरा है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसा सर ने बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल डिस्कार्ड किया है। द मोर वी कीप टुगेदर द बेटर, द मोर वी थिंक एज द वन द बेटर। जितना हम एक साथ रहेंगे ना उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही हम लोग हारमोनियस वे में ठीक सोच पाएंगे, और इससे हमारा तो साइंस और हमारा प्रैक्टिस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे, बट ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। सो सर ने इसके लिए ऐसा बोला है। सर आगे लिखते हैं कि इट इज पिटी दैट डिफरेंसेस शुड अराइज अमंग अस। मतलब बड़ी दुख की बात है ये कि डिफरेंसेस शुड अराइज अमंग अस व्हेन वी हैव सो परफेक्ट अ ट्रुथ टू बाइंड अस टुगेदर। जो कि हम लोग करते हैं ना कि अलग अलग होम्योपैथी को बांट देते हैं सिस्टम ऑफ स्कोप से, कि हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, हम उस तरीके से करेंगे। उन्होंने लिखा है कि आप जिस भी सिस्टम से करो आप एक सिमिलिमम तक ही पहुंचोगे, चाहे वो कोई सा भी मेथड हो। तो इट इज पिटी दैट डिफरेंसेस शुड अराइज अमंग अस, कि हमारे अंदर डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए व्हेन वी हैव सो परफेक्ट अ ट्रूथ टू बाइंड अस टुगेदर। मतलब एक जो सच्चाई हमारे को जिसने बांध रखा है हम सबको एक साथ, मतलब कैंट सर इसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो आज हम टेलीग्राम्स पे वीसी करते हैं, जो हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग शहरों से हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, एक फैमिली बना के रह रहे हैं। तो एक्चुअली कैंट सर का मोटो यही था उस जमाने में कि द एज द माइंड्स आर ब्रॉट टुगेदर द थिंग्स विल ग्रो ब्राइटर। हम और अच्छा सोचेंगे और हम और अच्छा आगे इवॉल्व कर पाएंगे एज अ ह्यूमन बीइंग, और होम्योपैथी बहुत आगे बढ़ेगी। यही कहीं ना कहीं कैंट सर और हैनीमैन सर ने भी अपनी लेसर राइटिंग्स में लिखा है। तो ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग जब डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं होम्योपैथी में कि ये तो ऐसे होगा, ये साइंस में, ये हम इस मेडिसिन को ऐसे समझते हैं, या हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन अलग है, तो आप किसी भी मेथड से जाएं आप एक ही जगह पहुंचेंगे, बिकॉज दिस इज द ट्रुथ। ये सच्चाई है, और सच्चाई आप दाएं से जाएं या बाएं से जाएं आप एक ही पॉइंट जगह पे पहुंचेंगे। तो ये सर कैंट सर की कुछ लाइनें थी जो कि सर ने लिखी हुई है, और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ता हूँ, पेलिएशन वाले चैप्टर को, तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि सर ने ये मोटो जो दिया है, एक्चुअली हमें इसको फॉलो करके ही चलना है और हमेशा साथ में रहना है, ना कि अलग अलग होके अपने डिफरेंसेस क्रिएट कर लेने। तो कैंट सर की जो लास्ट थी, उनकी डेथ हुई थी जून 16 1916 को इन स्टीवेंसिल मोंटाना, ये एक शहर है, वहां पे सर की डेथ हुई थी। और उसके बाद कैंट सर जो एक रिवोल्यूशन लेके आए ना होम्योपैथी में, सो वो ही हमें उस लेगेसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है, और हमें उसी चीज के उन्हीं फुटप्रिंट्स पे चल के हम भी मास्टर्स बनेंगे एक दिन, अगर हम कैंट सर जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि रेपर्टरी चाहे कितनी भी आ गई हो ना अपने पास होम्योपैथी में, बट कैंट सर की रेपर्टरी है ना, वो आज भी मेरे टेबल पे रहती है क्लिनिक में, और मैं हमेशा उसको देखता हूँ। क्योंकि कैंट सर ने जो लिखा ना वो चीज, शायद कैंट सर थोड़े इवॉल्व हो चुके थे, बोनिंगहॉसन बीबीसीआर के बाद वो रेपर्टरी आई थी, तो सर ने और ज्यादा उसको बहुत एक अच्छा एनहेंस करके उसके बारे में लिखा है, और बहुत अच्छा लिखा है। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। और बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है, आज 3 केसेस हैं। सो ग्रेटिट्यूड टू ऑल एंड ग्रेटिट्यूड टू कैंट सर फॉर कंटिन्यूइंग द लेगेसी ऑफ डॉक्टर कैंट, और इस साइंस को आगे ले जाने के लिए। और यही हमारा मोटो है, इसके आगे हमें जाना है, और कैंट सर की ही टीचिंग्स को ऊपर हमें चलना है। सो थैंक यू एवरीवन। जी थैंक यू सो मच जसकरण सर। अभी मैं हमारे रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर को इनवाइट करता हूं कि वो भी अपने विचार हम सभी के साथ शेयर करेंगे। वेलकम दिलीप सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। Gratitude to Dr. Haniman sir, Dr. M.L. Sehgal sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, and thank you Jaskaran sir। बहुत अच्छा बताया आपने, इट वॉज वेरी गुड। मीन्स पूरा सर का जो लाइफ आपने एक्सप्लेन किया, और जो लास्ट जो ये था स्लाइड्स वगैरह, लास्ट 1 या 2 स्लाइड्स था, वो बहुत वंडरफुली आपने बताया भी, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, और ऑलमोस्ट सब कुछ आपने बता दिया है, हार्डली कुछ बचा है मेरे लिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि एक जो आपने बताया ना, डॉक्टर कैंट सर के एक डिसिपल थे डॉक्टर पियर स्मिथ, उन्होंने एक बुक लिखी कैंट सर के ऊपर कि लाइफ ऑफ डॉक्टर जेटी कैंट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग, नेट पर ये बुक अवेलेबल है, तो जैसे भी आप गूगल में सर्च करेंगे ना, तो उसमें पूरा कैंट सर का लाइफ पूरा उसमें बताया। तो उसमें जो सर कैसा कन्वर्ट हुआ ना, वो थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ।
जैसा सर ने बताया कि उनकी वाइफ बीमार हुई तो वो नर्वस ब्रेकडाउन था, इंसोमिनिया था, और सी वॉज ऑलमोस्ट बेड रिडन फॉर मंथ्स, और कोई भी दवा उनको असर नहीं करती थी। सर ने खुद ने ट्रीटमेंट दिया, और वो जो स्कूल में थे सेंट लुइस में, वहां पे सब लोग ने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उनकी वाइफ ने रिक्वेस्ट किया कि ये डॉक्टर राफेल जो है उस टाइम में बहुत सीनियर होम्योपैथ थे और बहुत फेमस होम्योपैथ थे, कि उनको आप बुलाना ट्रीटमेंट के लिए। तो उनको उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए बुलाया। तो सर को भी लगा कि मीन्स अभी क्या करना है, क्योंकि उनके पास ये लास्ट रिसोर्ट था और कुछ मतलब चारा नहीं था उनके पास, कि कोई तो दवा असर कर नहीं रही थी। हाँ सॉरी, डॉक्टर फेलान, रिचर्ड फेलान। तो जब भी डॉक्टर फेलान आए तो उन्होंने एक ही शर्त रखी डॉक्टर कैंट ने कि भाई मैं भी ड्यूरिंग कंसल्टेशन हाजिर रहूंगा और देखूंगा कि क्या प्रोसीजर है। तो जब भी ये डॉक्टर रिचर्ड फेलन आए, उन्होंने कम से कम 1 घंटा पूरा केस टेकिंग लिए, सब पूछे कि प्रीवियस हिस्ट्री और अभी का जो इलनेस है, उनका मेंटल स्टेट, लाइक्स डिसलाइक्स। तो ये पूरा टाइम में सर जो है ना मन में मतलब स्माइल दे रहे थे, हंस रहे थे कि ये कोई मतलब डोंगी है, बाबा है, फकीर है, ऐसा लग रहा था सर को। फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया कि कोई ड्रॉप्स पानी में डाले और उनको स्पून फुल दिए, और फिर उनको बोला कि सर को बोला कि हर 2 घंटे पे आप पिलाते रहो। और बाजू के रूम में सर अपना कुछ लेक्चर प्रिपेयर कर रहे थे। 2 घंटे के बाद में हेसिडेंटली सर गए वहां पे कि कुछ होने वाला तो नहीं है। देखे थे उनकी वाइफ जो है जाग रही थी, उन्होंने दिए मतलब वो दवाई दिए। फिर वापस अपने रूम में जाके बैठ गए। 2 घंटे के बाद फिर तीसरा डोज वो मिस हो गया, चौथा डोज मिस हो गया, वो अपने काम में बिजी रह गए। लेकिन जब भी उनको ख्याल आया कि यार मेडिसिन देने का था, वापस वो रूम में जब भी गए तो देखा तो उनकी वाइफ जो है ना एकदम से डीप और साउंड स्लीप में सो रही थी। जब उनको लगा कि यार नहीं, दिस साइंस रियली वर्क्स, और वहां से उनका टर्निंग पॉइंट हुआ, और वो डॉक्टर फेलान के अंडर में उन्होंने हनीमैन का जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और जितना उस टाइम में लिटरेचर था वो सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से उनका कन्वर्जन स्टार्ट हुआ। तो ये मेन पॉइंट था उनके उसमें। बस इतना ही सर, बाकी तो सर बता दिया है, सब भी बता दिया सर ने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दिलीप सर। मनोज जायसवाल सर, आप भी प्लीज कुछ ऐड कीजिए। बस आज उनको एक श्रद्धा ज्ञापन करते हैं उनके प्रति। बाकी दिलीप सर ने और क्या नाम उनका, जसकरण सर ने काफी कुछ बताया है। और सबसे बड़ी बात है, ये इतने बड़े लीजेंड्स हैं जिनके बल पर हम लोग आज काफी आगे बढ़े हैं। डॉक्टर हेरन है, डॉक्टर केंट है, इनकी किताबें शायद हम लोगों के लिए पढ़ना संभव नहीं हो पाता, इन्होंने इतना लिखा है तो ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। और उससे प्रेरणा लेते हुए हम लोगों को भी वैसे ही मेहनत करेंगे तब हम होम्योपैथी को आगे बढ़ा सकेंगे। हम कुछ देकर जा सकते हैं इस होम्योपैथी को, ताकि फ्यूचर में होम्योपैथी और आगे बढ़े। बस इतना ही वक्तव्य रखना है, और इसके बाद हम अपने केस की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मनोज सर। हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स का बहुत बहुत आभार। तो हम ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर कैंट सर को ग्रेटिट्यूड करते हुए डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर को इनवाइट करता हूँ। सर अपना केस शेयर करें। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। Thank you so much to our respected and senior mentor Dr. Dilip Jani sir. Wonderful case of vanilla sir. बहुत ही बढ़िया केस था, और भी हमारी IHF फैमिली की ओर से हम हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस सर। Good evening, everyone. Good evening, Pravinda. आज
अच्छा प्रवीण, आपने क्या दोनों केस डाले हैं या केवल सेकंड केस डाला है? मैंने दोनों डाले हैं सर के कंटिन्यूटी उस हिसाब से। तो प्रवीण जो है हमेशा जो है मेरे को ज्यादा दे देते हैं। देखिए सभी एक एक कर रहे हैं, मैं 2 कर रहा हूँ। तो इसमें हुआ क्या है, तो सेकंड पार्ट के बिना थर्ड पार्ट जो है वो समझ में नहीं आता, इसलिए दोनों पार्ट डालना पड़ा। तो दोनों को ही अलग अलग एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है? जी सर। तो एक मिनट, जस्ट मिनट, बस ऑफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। दिख रहा है? क्लियर है? यस सर। यस। वो सेकंड पार्ट, कल हमने एक केस किया था, आप लोगों को सबको मालूम है उस लेडी का, सबको याद है? और इम्यून नेट्रोनेटम का केस। हेलो? यस सर। हाँ, प्रेजेंट से उम्मीद करता हूँ कुछ लोग नई प्रेजेंटर को देख लेंगे यूट्यूब में। इसका ही इसी का सेकंड पार्ट था। ये हमारे पास 2016 में आया था, 17 जून 2016 को आया था। उसको यूटीआई की प्रॉब्लम हुई। द सेम ब्यूटीफुल लेडी, देखने में बहुत खूबसूरत। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसके लुक का, जो कल नहीं थे, कि ये लेडी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है, और तो ये बहुत इतनी खूबसूरत है कि सभी उसके पीछे, मतलब बहुत सारे लोग पड़े भी हुए थे। तो जब मैं गया था तो बहुत अदाओं वाली जो है ना, एक क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन था। लेकिन अचानक उसके पिता के डेथ के बाद जब गया तो उसका बहुत ही सैड चेहरा, ऑब्वियसली जैसा होगा वैसा था। तो उस केस को जो मैंने ट्रीट किया था और इम्यून नेट्रोनेटम से, वो ठीक हुआ था। यही लेडी फिर कुछ दिनों के बाद, अप्रोक्सीमेट शायद 6 महीने या साल भर के बाद मेरे पास आई थी। तो उस समय यूटीआई की प्रॉब्लम लेकर आई। तो इसने बताया कि आई हैड अ सीवियर प्रॉब्लम ऑफ यूटीआई, आई टुक एलोपैथी। आपकी लास्ट दवा से बिल्कुल ठीक चल रहा था, मेंसेस भी बिल्कुल सही समय पर हो रहे थे, मगर फिर से मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है, शॉप पर भी नहीं जा रही, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहती हूँ, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। और इसका नेचर क्या है ना, कि इसके हिसाब से यदि कुछ नहीं हो तो ये एकदम इसका मूड खराब हो जाता है, इसके हिसाब से सारा कुछ होना चाहिए। और तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, घर में कोई टेंशन हो गई है क्या? तो पेशेंट ने बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, वह भी मेरे पहले पति की तरह बिहेव करने लगा था, कि यह मत करो, वह मत करो, ये मत पहनो, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगे थे। तो एक दिन उसके सब्र का बांध जब टूट गया तो उस दिन उसने खूब लड़ाई कर ली। नॉर्मली ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती है, अनलेस जब बहुत ज्यादा हो जाए तब। तो मैंने उसे उस दिन साफ साफ बोल दिया कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यू आर जस्ट माई फ्रेंड एंड आई एम नॉट अ स्लेव ऑफ यू। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इसके पहले इसने एक लव मैरिज किया था, तो उसका भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन था, बहुत ज्यादा डोमिनेशन था। उसको किसी से बात करते नहीं देखने देता था। इवन यदि किसी ने उससे बात कर ली तो उसकी पिटाई भी होती थी। इस तरह की कंडीशन थी, लेकिन उसने काफी हद तक बर्दाश्त किया। तो इसके बाद इसको एक दूसरा बॉयफ्रेंड मिला था, जब उससे डिवोर्स हो गया था, तो इसके साथ इसका बहुत अच्छी चल रही थी। और इसका जो बेटा था वो भी इसके जो सेकंड जिसके साथ हुआ उसको भी बहुत पसंद करता था। तो उसके बाद काफी दिनों के बाद मिले थे, मैं उससे गया था, उससे भी मिला था, उस लड़के से भी मिला था मैंने, गिटार था, घूमने वाले बाल थे, अच्छा से किया था।
तो अचानक जब सुना मैं बोला क्या बात है, फिर से वैसा ही कंडीशन हो गई। तो उसने बताया कि यह भी वैसे ही उसका भी कंडीशन होने लगा था, ये भी रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगा था, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये मत पहनना है, उसके पहनने तक पे रेस्ट्रिक्शन होने लगा, क्योंकि ये बहुत आजाद ख्याल की लड़की है। तो एक दिन इन दोनों में खूब लड़ाई हो गई, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन करते करते एक दिन से बोला कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुमको आने की जरूरत ही नहीं है। इस शादी अभी भी नहीं हुई थी, अभी वो जस्ट एक फ्रेंड था। यू आर जस्ट माई फ्रेंड, आई एम नॉट अ स्लेव ऑफ यू, नाउ अपना रास्ता पकड़ो, मैं अपना रास्ता पकड़ती हूँ। तो मैंने पूछा कि अभी क्या टेंशन चल रहा है। तो मैंने सोचा था कि इसके साथ अच्छी लाइफ गुजारूंगी, अच्छी जिंदगी गुजरेगी, हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, है ना। तो लेकिन सब खत्म हो गया कि इसने सपने भी देखे थे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा अटैच भी थी, और बात व्यवहार में उस समय तो अच्छा था जिस समय मैं उससे मिला था। तो वो जो है सारी बातें जो है याद आती है ना, जिसे बहुत रोना आता है, वो बातें याद भी करती है, कभी कभी रोना भी आता है। और इसको बच्चे को लेकर भी थोड़ा टेंशन होता है, क्योंकि इसको क्या करना है कि कलकत्ता भी जाना पड़ता है, यहाँ भी देखना पड़ता है, बीच बीच में बच्चे की पढ़ाई का भी खर्चा बहुत ज्यादा, उसने काफी महंगे स्कूल में एडमिशन कर रखा है, तो उसके खर्चे की भी थोड़ी चिंता होती है। तो मैं अकेले क्या क्या सब करूंगी, और इसके पिताजी की डेथ हो चुकी है, मदर है साथ में, लेकिन मदर जो है बहुत ज्यादा इसकी पटती नहीं है माँ के साथ में, लेकिन देखभाल करती है। तो यह एक बैकग्राउंड भी था। तो क्या एनालिसिस इसमें थोड़ा सा फास्ट करेंगे, फिर हम लोग थर्ड केस में जाएंगे। तो क्या हो सकता है बताइए। जी ऐड कीजिए प्लीज। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बताइए, जी क्या सर। लग रहा है। जी प्लीज ऐड कीजिए। आज डॉक्टर जेटी केंट का बर्थडे है, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबको खुल के सामने आना चाहिए। यह इतनी ज्यादा टिमिडिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब हम केस जब प्रेजेंट करते हैं तो हमारा अनुदान बहुत कम होता है, आपका बहुत ज्यादा होता है, आपसे हम लोग भी सीखते हैं, और केवल हम लोग नहीं, जितने भी लोग लाइव हैं सभी सीखते हैं। गलत हो सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार यदि हमारे पास दूसरे मेडिसिन भी आ रहे हैं तो वो भी हम सोचते वो क्यों आया, कहाँ से अलग होगा, तो उससे भी खुल के बताइए जो समझ में आता है। हेलो। हाँ हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर अभी 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 ये लेडी को फिर से लिबर्टिनिज्म चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ये हाँ हाँ। उस बॉयफ्रेंड के अंडर वो जैसा बोलता है वैसा रहना नहीं चाहती। वो लेडी खुद इंडिपेंडेंटली रहना चाहती है, पहनना चाहती है, उसके हिसाब से सब करना चाहती है। हाँ हाँ हाँ। उसको सपोर्ट चाहिए था, लेकिन उसके हिसाब से चाहिए था। तो फिर हाँ उस ये लड़के के साथ उसका जमा नहीं, मतलब उसका उससे quarrel हुआ। तो एलिमेंट्स फ्रॉम quarreling एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन elements from quarreling and elements from domination. Okay. लेंगे तो अच्छा, एलिमेंट सर फ्रॉम quarreling की हाँ,
एलिमेंट्स फ्रॉम कॉर्लिंग लिया मैंने, हेल्पलेसनेस फीलिंग लगा उसको, और लिबर्टिनिज्म, और वो डोमिनेशन लिया, तो फिर नेट्रम मोर लगता है सर। ठीक है, बहुत अच्छा। कल के केस में भी नेट्रमोर बहुत ज्यादा आ रहा था। यस सर, यस सर। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग के पहले क्या है वो हमें देखना है। ऐसा वायरल ऐसा। तो बाद में सहते सहते बाद में हुआ ना, हाँ हाँ हाँ। यानी लव डिसअपॉइंटमेंट है सर, ये लव डिसअपॉइंटमेंट है। यस, ये लव डिसअपॉइंटमेंट है। ऐसा Very ऐसा। nice. यस सर, यस। ठीक है। थैंक यू सर। उसके बाद एक दिन झगड़ा हो गया कि अब उसके बाद कितने दिन सहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लव में डिसअपॉइंटमेंट हुआ, उसका जो प्यार चल रहा था, उसके जो व्यवहार थे, उससे वो डिसअपॉइंटेड बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, उसकी सेम स्टोरी पहले भी थी। हाँ, पहले भी सेम स्टोरी थी। अब इसमें भी सेम स्टोरी है इसकी। पहले भी उसको एक्सपेक्ट किया था, बहुत कुछ नहीं हुआ, फिर उसमें पैथोलॉजी में गई, अभी भी सेम उसका यूटीआई भी, मतलब उसी के वो रिलेशनशिप साइकोडायनामिकली सोचे तो ऐसे ही है ना। उसका लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तब जाके उसको भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है इस बंदे के साथ में भी। तो एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट नहीं छोड़ सकते इसके अंदर। सर, यस सर। ठीक, और आपकी रेमेडी क्या आ रही है डॉक्टर मनीष? सर मैं थोड़ा छांट रहा हूँ अभी अभी मैंने फिल्टर नहीं किया, अभी वही कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये इसकी मतलब ये चीज समझ में आ गई कि ये पहले भी उसके साथ ये हुआ था, अभी भी यही हुआ है, और एलिमेंट यहीं से शुरू हो रहे हैं उसके, और फिर उसका जो एडेप्टेशन है उसको मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ अभी से। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ सर, यदि इसको देखा जाए तो देखिए, फिर से एक तो पहली बार तो टूटा था क्योंकि वो बड़ा पैनिक स्टेट था उसकी लाइफ का, वो सोचा कि ये सुधरेगा ये सुधरेगा, लेकिन फिर से दोबारा सेम वैसे होते जा रहा है। तो एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ, और फिर लग रहा है सर इसको कि गुस्सा जल्दी आ जाता है, एंगर ट्राइफल्स एट एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, और एंगर will if things do not after his will, यदि ये लेते हैं तो सर वेनिला आ जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? डुबली बताइएगा फिर से। एंगर, एलिमेंट फॉर लव डिसअपॉइंटमेंट, हाँ ठीक है। एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, क्योंकि उसके बारे में भी सोच रहे कि बड़े स्कूल में लिखा दिया तो उसके कमाएंगे नहीं तो फिर कैसे उसका भी होगा, है ना। और एंगर विल इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हर विल, इसके अनुसार नहीं चलता है तो मतलब गुस्सा करती है, तो ऐसे देखा जाए तो फिर वैनिला है। यस, बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे? लेकिन इसका दूसरा डीडी में उसका थूजा रखूंगा सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्योंकि फियर ऑडियल वाला के फिर से कहीं वैसे ही ना वो हो जाए, है ना। yes. और जी जी, तो वो चीज में, और दूसरा एक चॉकलेट डिलीजन ड्रीम्स है स्टोलन, मतलब कि जो ये सपना एक सोच के रखी थी कि अच्छा हैप्पी फैमिली हो चलेंगे, तो उस हिसाब से फैमिली नहीं हुआ, मतलब उसका एक ड्रीम था कि हम लोग अच्छा है, छोटा फैमिली हैप्पी फैमिली रहेंगे, लेकिन ये भी उसका सपना टूट गया कि ये भी वैसा ही है यार, क्या मतलब ऐसे सपने देखने का। यस, तो बहुत बढ़िया। इसमें इस ड्रीम्स में क्या होता है ना, स्टोलन, तो हमें थोड़ा स्टोलन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स स्टॉल किया किसी ने नहीं चुराया ना यहाँ पे, इसमें तो ये घटना घटी है, किसी ने लिटरली, मतलब ऐसे हुआ नहीं कि कोई काम कर रही थी, सपना सजाया हुआ था और किसी ने उस चीज को तोड़ दिया, चुरा लिया, उसका दुरुपयोग कर लिया। इसमें तो सिर्फ ये एक रिलेशनशिप की घटना घटी है ना, मतलब। यस, बहुत बढ़िया। तो वैनिला आई, और क्या आ रही थी किसी की? नेट्रम्योर ना। और कोई बताएंगे? नमस्ते। नमस्ते। मेरा सेफ्टी आ रहा है, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, एंजाइटी चिल्ड्रन से अबाउट 12 पास्ट डिसएग्रेबल ऑकरेंस। अब से कल करे कर रहा है, सेफ्टी लग रहा है।
सर इसके अंदर डोमिनेशन तो नहीं है ना एक तरह से, क्योंकि डोमिनेशन तो उसने लिया ही नहीं है ना, जब तो वो छोड़ने के लिए जा रही है। लव डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन एक्चुअली इसने अभी कोशिश तो की ही है, जैसे ही उसने शुरू किया उसको बाहर निकलने के उसने डिसाइड कर लिया ना, बार डोमिनेट करने लगा। देखा जा सकता है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में थोड़ा सा है, ठीक है। बात ये इससे ज्यादा है कि आपने जो उसने लिया नहीं, क्योंकि जब ज्यादा हो गया तो उसने इसको भी एक दिन टाटा बाय बाय बोल दिया कि क्योंकि वो ये मोर, क्योंकि ये ज्यादा सेंटिमेंटल पर्सन है ना, मतलब बहुत, इसके कारण ये हो रहा है, मतलब सेंसिटिविटी के कारण सेंसिटिव जरूर हो रहा है, बिल्कुल सही। Hello, sir. Good evening, good sir. evening. Sir, for me, this patient is dictatorial, intolerant of contradiction, and ailments from disappointed love. Previous husband was also treating her the same way, and this person, second man, is also giving her instruction to wear this and that, and she was not able to accept that. So, intolerant of contradiction, and I feel ambition deceived is also there. So, for me, I'm getting platina. Very nice. थैंक यू सर। एम्बिशन, यस, प्लैटिना, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया मैम, बहुत बढ़िया। एक प्लैटिना की लेडी मिली थी, जिस दिन उसने पहली बार हाथ छोड़ा उसी दिन पति को सीधा कर दिया। ठीक है, और बताइए, या डिस्क्लोज करूं अभी इसको? सर इसका एडॉप्टेशन सेट ना, मतलब लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो फिर वो अगर वो लेते हैं ना तो सीधा वो, और उसको यूटीआई नेट्रम सिलिकेटा, और क्योंकि ऑरम्यूर नेट्रम दी थी, ये अब नेट्रम्यूर ऑरम और नेट्रम सिलिकेटा के बीच में घुस रही है, फॉस्फोरिक एसिड भी आ रही है। ना आपने रूब्रिक लगा रहे थे, आपने क्या रूब्रिक लिया अभी? जैसे सर एक तो एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, और माइंड सैडनेस लव डिसअपॉइंटमेंट, मतलब उसकी सैडनेस लव डिसअपॉइंटमेंट तो सैड हो रही है ना, ये वो आपको बता भी रही है आके सैडनेस के बाद में, और एंगर ट्रिपल सैड जिस तरह से अडॉप्ट कर रही है, जैसे वो कह रही है ना भी गुस्सा आ रहा है मुझे, वो मॉर्मिट में तो गुस्सा हो रही है ना, पहले ऐसे नहीं थी, अब ये प्रॉब्लम हुई है तब से उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हुआ है। बिल्कुल, जो पहले बहुत हैप्पी लाइफ गुजर रही थी, उसके बाद से इसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, सभी आते थे, तीनों घूमते रहते थे, बच्चे के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इसने रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया कि इस कपड़े को मत पहनो। तो मैं उसके ऊपर अपने क्या है ना कि अपने देखा जाए तो कहीं ना कहीं डोमिनेशन वाली बात तो थी कि डोमिनेट करने की कोशिश करने लगा कि ये नहीं पहनना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं निकलना है, ऐसे कपड़े, उतना नहीं लेकिन ऑलमोस्ट वैसा ही। पहले वाला तो और भी बुरा था, वो पिटाई भी कर देता था। फिर तो सर नेट्रम्यूर ही बचती है फिर, अगर एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन लेते हैं। उसके बाद क्या था कि इसने शादी भी नहीं की, अभी तक लिव इन रिलेशनशिप में ही है, अभी इसने मैरिज नहीं किया था। तो इसने सीधा बोला कि यू आर जस्ट माई फ्रेंड, अब आने की जरूरत नहीं है। एक झटके में सारे रिश्ते को तोड़ दिया, साफ साफ मुंह पर बोलना, ये साफ साफ मुंह में कौन बोल सकता है? नेट्रम्यूर भी कर सकते हैं सर ऐसे तो। और चलिए इसको डिस्क्लोज करते हैं, एक मिनट। तो यह केस भी जो है द्विपदा वाली रेमेडी है, वैनिला है, तो इन्होंने वैनिला पकड़ा है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा एनालिसिस दिया आपने। तो इसमें जो है ना सबसे पहला जो रूबी था एलिमेंट्स में लव डिसअपॉइंटेड, फॉर सेकंड फीलिंग वाली बात, अकेलापन भी उसको महसूस हो रहा है, एंड डिक्टेटोरियल थ्रू एंड थ्रू है। इसका वो तो रहेगा क्योंकि उसकी परवरिश भी वैसी हुई है और किसी की सुनती नहीं है।
और एंगर थिंग्स डू नॉट गो एज सी विशेष व्हेन, जैसा उसकी मर्जी के हिसाब से जब नहीं आता है उसे बहुत गुस्सा आता है, जब पुरानी बातों को याद करते तो बहुत रोती है। तो उसे एक अच्छी जिंदगी की कल्पना की थी, ब्यूटीफुल थिंग्स यू अर्निंग फॉर, कि सभी अच्छे से रहेंगे, एक अच्छी फैमिली बन के रहेंगे, लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो गई। इनसिक्योरिटी मेंटल, और उसको अब इनसिक्योरिटी हो गई, अब कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, बच्चे का खर्चा भी है, बच्चे को देखना भी है, उसके फ्यूचर के बारे में चिंता हो रही है, बच्चे के बारे में चिंता हो रही है। तो इसको मैंने वनीला 0/5 दिया था और उससे वो सेटल हो गई थी। ठीक है, 0/5 दिया था। हाँ, एक्यूट केस में मैं 1 to 3 यूजुअली नहीं देता, 0/5 या 0/7 से शुरू करता हूँ अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अच्छा सर, इसका रीजन क्या सर? क्योंकि ये तो कभी सुना, मतलब कभी ये क्या होता है, एक्यूट जब केस होते हैं ना कई बार, तो नहीं, मतलब 30 वगैरह नहीं दिया ना, मतलब सीधा LM5 है। LM रहने से मैं LM ज्यादा प्रेफर करता हूँ। किसी किसी केस में 30-200 देता हूँ, जो LM में मेरे पास नहीं है तब, या होने के बाद भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे करते करते एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको कि किस में क्या ज्यादा अच्छा काम करता है, किसी में लो काम करते हैं, किसी में हाई काम करती है। अभी जैसे कैंसर का केस में भी मैं दे के आया, कार्सिनोसिन कोलाई बोल के मेडिसिन है, ऑस्ट्रेलिया से आज ही पहुंची है। तो बहुत परेशान था उस केस को लेके, देने के बाद काफी तेजी से डिस्ट्रेस कमा है। जस्ट अभी मेरे पास फोन आया था जब मैं बैठा था उस समय, जब दिलीप का केस चल रहा था, तो उसको काफी आराम है। अभी कैसे डोज देना है, तो उसको अगाथिस दिया था, फिर नेट्रम फ्लोरेटम दिया था, गैलियम से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बेलेडोना से बहुत अच्छा चला कुछ दिन तक, लेकिन इसे जस्ट चल रहा था, तो उसी का इंतजार कर रहे थे कि कब पहुंचे। तो कहीं पढ़िएगा कार्सिनोसिन कोलाई, अब बहुत अच्छी है और काफी मात्रा में, हमने 10 mg 50 mg तक शायद उन्होंने मंगा लिया है 30 से लेकर, तभी 30 दिया था मैंने। ठीक है, तो अभी हम लोग अब तीसरे केस पे चलते हैं। अच्छा, इस केस का नहीं हुआ ना, सेकंड केस का रूब्रिक्स, एक मिनट। हाँ, सेकंड केस हो गया, थर्ड केस पे अब चलते हैं। तो दिस इज अ केस ऑफ इंसोम्निया। इसको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हुई अचानक। तो हाँ, तो इसे नींद नहीं आने की प्रॉब्लम आ रही है। तो सेम लेडी, ये अब 2019 की बात है, वो 16 की बात थी, 16, 17, 18, 3 साल, 2.5 साल के बाद करीब, आफ्टर 2.5 years शी केम टू द क्लिनिक। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो बोला इधर कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही और पेट में भी काफी दिक्कत हो गई है, चावल ही खा पा रही है। मैंने चावल के अलावा, वो लोग एक्चुअली फिर बंगाली पेशेंट है, तो उन लोग को चावल वैसे भी बहुत क्या कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट डिश होता है। जैसे कुछ लोग केवल दिन में रोटी खाते हैं, कभी कभी चावल खाते हैं, तो बंगाल में बिना चावल के तो सोचिए 3 टाइम चावल खिला दो, ठीक है। तो अभी इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, रोटी वोटी भी खाती है लेकिन कुछ नहीं खा पा रही, केवल चावल खाती है तो ठीक रहता है, वरना काफी दिक्कत बन जाती है। तो मैंने फिर से सीधे पूछा कि 2 बार का एक्सपीरियंस था, झगड़ा हुआ था। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, दोबारा किसी से झगड़ा हो गया क्या? तो क्योंकि बहुत सालों के बाद आया, तो मुझे लगा पता नहीं फिर और कोई आया हो लाइफ में। तो पेशेंट ने बोला नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं है, पर यदि कोई मेरी बात नहीं माने या मुझे ठीक से बात ना करे तो बहुत गुस्सा आता है। ये उसका थ्रू एंड थ्रू पहले का भी ऐसी सिचुएशन थी। कोई मुझ पर हुक्म चलाए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, एकदम मुंह पर जवाब दे देती हूँ। एक्चुअली मैं घर बना रही हूँ, सो फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। बेटे का एडमिशन भी इंजीनियरिंग में करवाया है। आप तो जानते ही हैं काफी खर्चा आता है,
अकेले मेरे लिए यह सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है। फिर उसने बताया डॉक्टर एक बात बताइए। मैंने पूछा कि एक बार इधर भूलने की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जैसे किसी का नाम हो गया या कोई सामान खरीदा और भूल गई? तो इस पर वो हंसने लगी। यस डॉक्टर, ऐसा तो अक्सर होता है कि मैं सामान खरीदती हूँ और कभी पैसे देना भूल जाती हूँ, कभी सामान लेना भूल जाती हूँ। यह आदत तो मेरी शुरू से ही है। आपको कैसे पता चला? तो मैंने बोला हाँ, पता चल जाता है, हम लोगों को जादू वादू आता है। तो बस इसके बाद मैंने मेडिसिन दे दी, 0/1 दिया था फॉर 10 डेज। और उसके बाद उसने बोला कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम ऑन एंड ऑफ होती रही, बाकी एकदम बिल्कुल ठीक हो गई थी प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो बस इतना ही है और छोटा सा केस है। तो क्या हो सकता है बताइए? ये प्लेटिना हो सकता है। कैसे बताइए? वो एक रूब्रिक है ना कि जो उसके बात नहीं सुनता उसका कास्ट अवे, मतलब उसको नजरों से एकदम हटा ही दो, वो करके वो कैसे रूब्रिक कैसे रह जाती है। मैं नहीं, इसने बताता मतलब हूँ। गुस्सा आता है, इसने ये नहीं बताया कि उसको कास्ट अवे कर देता है। उसने यही बताया ना कि यदि कोई मेरी बात नहीं मानता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, या मेरे हिसाब से ना चले तो या मुझ पर कोई हुक्म चलाए, यानी उसको कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उसको ऑर्डर देता है कि मेरे हिसाब से करो, ऐसे करना है, वो उसे बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ प्लेटिना की फील बिल्कुल आ रही है थोड़ी सी। सर जी गुड इवनिंग, ये तो चाइना लग रही है। चाइना कैसे? उसको अपने हिसाब से चाहिए ना, किसी की बात को नहीं मानता है, जो उसकी बात को काटे गुस्सा। ठीक है। और गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, ब्राह्मण्य हो सकता है क्या सर? क्यों बताइए? Anger contradiction from or anxiety money matters about? Anxiety money matters about. ठीक है, एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट तो पक्का लग रहा है, तो ब्रायनिया की फिर आ रही है। ठीक है, और लेकिन और भी चीजें इसको कंसिडर कीजिए, उसमें ब्रायनिया का और क्या है जो ब्रायनिया हो सकता है? डलका की फीलिंग आ रही है। डलका की फीलिंग आ रही है, कैसे बताइए? वही जो उसका रिएक्शन जिस तरह से, और उसका स्वभाव ही ऐसा है ना, डोमिनेटिंग वाला, खुद भी वो डोमिनेशन मतलब डिक्टेटोरियल है काइंड ऑफ। और अभी जो उसका करंट फेज है उसमें जो मनी मैटर्स का है ज्यादा है ना, वो प्रोमिनेंट है। यस। और एंगर कॉन्ट्राडिक्शन, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन, यस। और इसके डायग्नोसिस में ना, इस केस में जब मैंने दिया, इसमें पुरानी चीजों को भी मैंने थोड़ा कंसीडर किया था और थोड़ा नए तरीके से सोचा था मैंने, तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अभी के साथ साथ। हेलो सर। हाँ हेलो। सर अगर एंगर कॉन्ट्राडिक्शन, एंजाइटी मनी मैटर और फॉरगेटफुल लेते हैं
तो जैसे पहले ऑरमेट और वेनिला जैसी मेडिसिन काम की होती है, मतलब सेंसिटिव है और अपने हिसाब से थोड़ा सा करना है, तो एक मेडिसिन इग्नेशिया भी मेरे माइंड में आ रही है सर। अच्छा, वेरी नाइस। ओके सर, थैंक यू। इवन सर ऑरोमेट भी लाइन में है। अच्छा, ऑरोमेट ना, यस। टेक्सास, ऑरोमेट, फिल्का, इग्नेशिया, चॉकलेट, ब्राउन, ये सब आ रही है, लेकिन अब एक और रूब्रिक गिरना पड़ेगा जिससे ये अलग हो जाए। अच्छा ठीक है, आप एग्जैक्टली मनी मैटर्स के एक बार हटा के सोचिए कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना, ये आम बात है, सबके मन में आएगी। आप लोग वहां ट्रैप हो रहे हैं। यस अब आप डायग्नोसिस दीजिए, आप लोग वहां फंस जाएंगे क्योंकि मैंने बोल दिया कि हाँ आ सकती है। तो सर टेक्सास है क्या सर? एंगर कंट्राडिक्शन फॉर फॉरगेटफुल परचेज गोज ऑफ एंड लीव द, ये लगाते हैं सर तो टेक्सास आ रहा है फिर। ठीक, चलिए देख सकते हैं। और क्या लग रही है? सर सेपिया हो सकती है क्या, क्योंकि अभी वो मनी को लेके ज्यादा डिस्टर्ब है और एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन है, सेंसिटिव भी है, गुस्सा भी आता है अगर कोई बात नहीं माने। तो सेपिया भी एक सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि पहले डिसअपॉइंटमेंट भी मिला है तो अभी अकेली पड़ गई है, कोई है नहीं साथ में, तो सेपिया है क्या सर? सीपिया, लेकिन सीपिया क्या इस तरह से? हाँ हो सकती है, ठीक है, बोल सकते हैं, देखते हैं। वो भी हो सकता है सर। हाँ, इसके पुराने जो लाइफ को भी थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि मैंने इसमें फिर पूरी चीजों को कंसीडर किया था। अभी के कंडीशन के साथ में बट मैं सर इसको हर चीज अपने तरीके से चाहिए। ये चीज है सेंटर में कि ये चाहती है कि जो भी हो मैं जो चाहूँ ऐसा होना चाहिए बस। बर्दाश्त नहीं करती है। हाँ, वो उसको चाहे कुछ भी है, मैं हूँ। यस। माइंड एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फॉर डिक्टेटोरियल फॉरगेटफुल, किसी को लेकर लाइक को आना करे हमारा है, आना करे हो सकता है, फॉरगेटफुल है, आना करे। यस। और सबसे पहले यह फॉरगेटफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि मैंने वो मेरा जस्ट वो कंफर्मेटरी मेरा क्वेश्चन था, तो वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। एनाकार्डियम बहुत क्लोज है मैम, जस्ट वेरी नियर, बहुत ज्यादा क्लोज है। सर ये लाइकोपोडियम नहीं है? लाइकोपोडियम कैसे बताइए? सर कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट है, इसको बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, फॉरगेटफुल है ये। फॉरगेटफुलनेस है, शुरू ठीक से है ना, शुरू से कॉन्ट्राडिक्शन इसको बर्दाश्त नहीं है। लिबर्टिनिज्म चाहिए, फ्रीडम चाहिए अपने हिसाब से। रेस्ट्रिक्शंस तो आएंगे तो फॉरगेटफुलनेस में और भी रेमेडी है शायद। फॉरगेटफुलनेस में और क्या लेंगे वो आप देखिए। आप मैं फिर से पढ़ता हूं। मैंने पूछा था कि एक बात बताइए, इधर भूलने की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही?
जैसे किसी का नाम हो गया या सामान खरीदा और भूल गई, तो वो हंस के बोले कि यस डॉक्टर, ऐसा तो अक्सर होता है कि मैं कभी कभी सामान खरीदती हूँ, कभी पैसे देना भूल जाती हूँ, कभी सामान लेना भूल जाती हूँ, और ये आदत तो मेरी शुरू से है। इसने ये बताया कि शुरू से ऐसा चलता है। तो थोड़ा और ये चीज सर, ये तो मेडोराइनम में भी होता है ना ये? मेडोराइनम के और क्या सिम्टम्स है इसमें, यदि मेडो होगा तो मेडो में भी डिक्टेटोरियल है ना सर, फास्टिडियस है, हार्ड टू प्लीज, इसको प्लीज नहीं, ये जैसा चाहती हूँ वैसे करने दो, और एंगर कंट्राडिक्शन प्रोन, बहुत ये सब सर एंगर फॉर्म कंट्राडिक्शन है और डिक्टेटोरियल है, फॉरगेटफुल है। यस। और ये जो सम्मान जो बोले हैं वो वाले मेडोराइनम में ऐसा होता है इस पेशेंट में। यस, वेरी नाइस। और कोई बताएंगे मेडो हुआ? और कोई किसी का मैं ये डिस्क्लोज करूंगा। सर एक कॉस्टिकम भी हो सकती है। कॉस्टिकम कैसे बताइए सर? क्योंकि ये इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, बर्दाश्त नहीं करता ना मेरे साथ, जो भी नाइंसाफी होती है वो खुल के बोल देती है, बोले नहीं। बिल्कुल। अगर कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट लें, डिक्टेटोरियल लें, फॉरगेटफुल, परचेज एंड गो ऑफ एंड लीव्स देम, तो सर कॉस्टिकम आती है सर। ठीक है, तो इसको मैं अभी समझते हैं थोड़ा सा इस केस को, फिर इस केस को थोड़ा सा और भी कुछ रुब्रिक्स के द्वारा भी समझेंगे। तो इस केस में देखिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छा बताया कि एंगर कॉन्ट्राडिक्शन तो बिल्कुल था, डिक्टेटोरियल भी बिल्कुल था, और ईगो इसमें बहुत ज्यादा है ना। इतनी ज्यादा इगोइस्टिक है कि ये समझते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, बाकी कोई सही है ही नहीं। तो उसके हिसाब से सारा कुछ होना चाहिए, वरना उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हमारे पास एक रुब्रिक है, एंगर will if things do not go after once। एक रुब्रिक देखिए, बहुत अच्छा रुब्रिक है। और फॉरगेटफुल परचेजेस गोज ऑफ एंड लीव्स द, परचेज करती है चली जाती है, सामान को वहीं छोड़ देती है। कई बार पैसे देना, सामान उठा लिया, पैसे देना भूल गई, कई बार वाइस वर्सा होता रहता है इसका। तो ये सब में हमारे पास 2-3 रेमेडी बहुत पास चल रही थी। एक टैक्सस डेफिनेटली बहुत अच्छा था, एनाकार्डियम, मेडोराइनम, 3 रेमेडी चल रही थी पास में। तो जस्ट मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा कि ये जो चीजें थे ना, तो ये मेडो में सबसे ज्यादा है। और डॉक्टर आशु ने बताया ना कि डॉक्टर मनीष ने बताया? किसने बताया? डॉक्टर वी श्रीवास्तव सर ने बताया। जब श्रीवास्तव सर ने बताया, बहुत बढ़िया। तो मेडो का ये ग्रैंड सिम्टम है, मैंने ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ज्यादा ग्रैंड है कि केवल इस रुब्रिक के हिसाब से मेडो दिया जा सकता है। हम लोग जब क्लासिकल करते थे तो ये सिम्टम मिलने से सीधे मेडो में जाते थे। बहुत यूनिक पर्सनैलिटी है जी, बताएंगे सर? जी सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसमें कई चीजें बहुत समझने वाली थी कि मुझे लगा कि देखिए इसकी जो पिछली लाइफ को मैंने देखा, तो सिवाज वो लिबर्टिनिज्म की रेमेडी, अभी भी इसने शादी नहीं की थी, लास्ट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, और इस बार ऐसा कुछ उसने बताया भी नहीं। हो सकता है कोई ना कोई तो रहा होगा शायद। तो लिबर्टिनिज्म वाली रेमेडी है, तो एक वो कंफर्म कर रही थी। दूसरी बात है ना कि ये रेमेडी जो है किकिंग वाली रेमेडी है, कि जो इसके बाद से हिसाब से नहीं चला उसको किक कर दिया, हटाओ, भगाओ, लाइफ से ही भगा दो। दोनों बार इसने ऐसा किया, शुरू में टॉलरेट किया, सेकेंड टाइम में तो थोड़ा सा कुछ हुआ, बस निकल जाओ। तो इसको जो है ना, कभी भी किसी की सुननी नहीं है, अपने हिसाब से सब कुछ करना है। इसकी माँ ने भी वो कंफर्म किया था कि ये जो है इसके हिसाब से कुछ ना हो, तो ये तो अपने हिसाब से सबको चलाना चाहती है। उस समय ये भाई तो डिक्टेटोरियल नेचर तो कंफर्म था। और ये शादी नहीं कर रही है, लिव इन रिलेशन पे रह रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मैरिज, यदि हम रेट्रो में देखें तो मैरिज अनएंडरेबल आइडिया ऑफ द मैरिज सीम्स।
फ्रीडम सेंसेशन और फ्रीडम डिजायर, ठीक है। एंड सबसे बहुत अच्छी एक रूब्रिक है अथॉरिटी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी। ये इसका सबसे पिवोट रूब्रिक था कि कोई उस पर हुक्म चलाए उसे बर्दाश्त नहीं होता है। यानी किसी भी अथॉरिटी को, अथॉरिटी तो हुक्म चलाता है ना, वो आदेश देता है, तो इसको किसी की अथॉरिटी बर्दाश्त नहीं है। तो यहां से मुझे लगा कि एक बार इसे कंफर्म करें कि ये इसको भूल जाती है कि नहीं, और वहां से मेरी रेमेडी कंफर्म हो गई। तो मेडो जो है ना, थोड़ी सी भी कोई क्रिटिसाइज करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, एकदम वो वायलेंट हो जाती है, उसके हिसाब से सब चलना चाहिए। तो गुस्सा इसमें कूट कूट के भरा होता है। एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फॉर एंगर ट्रिपल्स इट, एंगर वायलेंट। और जब ज्यादा गुस्सा होता है तो सबको श्राप देने की भी कंडीशंस, जो बहुत कुछ एनाकार्डियम में भी शायद मिलती है, ये भी इसमें रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे, अब हम इसको जो थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट, कुछ इसमें लिया था, कुछ नहीं लिया था, सारे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो एज ए टोटल यदि हम देखें तो ये लिबर्टिनिज्म है, इसमें डिक्टेटोरियल नेचर है, हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट फॉर डोमिनेशन है। अभी तो कोई डोमिनेट की हिस्ट्री नहीं मिली, लेकिन पिछले दोनों बारों में एक डोमिनेशन की हिस्ट्री थी। रोने की टेंडेंसी भी थी इसको, बहुत ज्यादा जल्दी आंसू भी बहुत ज्यादा आ जाते थे। एंगर कॉन्ट्राडिक्शन था, एम्बिशन था, कुछ करना है, बनना है, रिकॉग्निशन, डिजायर और अम्यूर का था, ईगोटिज्म भी था, एंड डेलूजन, टॉर्चर, गेट रीड हर माइंड ऑफ द टॉर्चर, सी मस्ट डू समथिंग टू। कुछ ये टॉर्चर जो चल रहा है, इसको हटाने के लिए इसके दिमाग से कुछ करना पड़ेगा। एंड उसको ये भी था कि सी ट्रीटेड हार्शली, उसके जो हस्बैंड जो थे, नॉट हस्बैंड तो हार्शली ट्रीटमेंट करते ही थे, इसके जो सेकंड जो लव हुआ वो भी वैसे ही हार्शली ट्रीटमेंट करता था। उसके पीछे जासूस लगा दिए थे उसने, है ना। तो ये सब चीजें भी उसको सपोर्ट कर रही थी, मेडोरो को सपोर्ट कर रही थी, जब हम पिछली लाइफ को देखते हैं उसको। ठीक है, और भी रूब्रिक देखा जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है, इट कुड बी माई गेस, लेकिन हम मेडो को समझने के लिए पढ़ेंगे कि ये एडल्टर्स भी हो सकते हैं, कि हो सकता है और भी कई रिलेशन रहे हों, नहीं मालूम हो, क्योंकि इतनी बंदिशें दोनों ही क्यों लगाते हैं। एक चलो लगाया, समझ में आया, दूसरा तो बहुत अच्छा कि जब मैं मिला तो बहुत ठीक ठाक था, तो फिर वो उसने बंदिशें लगानी क्यों शुरू की। तो हो सकता है किसे कहीं ना कहीं कुछ लग रहा होगा, तो तभी तो इसे लग रहा है ना कि कोई इसके पीछे जो हमारे ऊपर नजर रखते हैं, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्यों जा रहे हैं, तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो यू आर नॉट माई हस्बैंड, यू आर जस्ट अ फ्रेंड, हु आर यू टू आस्क मी। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ नेग्लेक्टेड बाय मदर, एलिमेंट्स ऑफ अब्यूज्ड बीइंग सेक्सुअली, अल्कोहलिज्म, ड्रिंकिंग टू द स्लाई। यहाँ पर स्लाई का मतलब क्या होता है कि स्किल्ड इन डिसेप्शन लाइक फॉक्स, शी वाज एंजॉयिंग द अदर रिलेशंस बट इन सच अ वे दैट नोबडी कैन कॉट हिम रेड हैंडेड। ये मेरा गेस है, जस्ट समझने के लिए इस रूब्रिक को और इस केस को। हो सकता है, इसीलिए मैंने रेट्रो में समझने की कोशिश की है, नॉट डायरेक्ट नहीं बोलेंगे इसको, कि एक पॉसिबिलिटीज है कि उसके साथ और भी कोई रिलेशंस रहते हो। नहीं तो एक बात मेरे दिमाग में कि वाई, चलो पहला वाला समझ में आया, चलो उसका नेचर वैसा हो सकता है शुरू से, क्योंकि बहुत ज्यादा था, किसी को गाड़ी में भी देख ले तो उसकी पैथोलॉजी थी, वो मॉर्बिड कंडीशन था। लेकिन इसको इससे जो मिला था मैं, तो ये उतना ज्यादा तो कुछ नहीं था। तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इसके साथ कहीं ना कहीं और रिलेशंस रहते होंगे, जिसको लेके इसका बॉयफ्रेंड खफा हो गया था, या वो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने लगा था, जो कि पहले नहीं था, पहले सभी आते थे, घूमते थे। तो ये मेरे दिमाग में आई कि कहीं ना कहीं ये एक चीजें भी हो सकती है। तो इसको अम्यूजमेंट डिजायर नाइट, तो नाइट क्या है, जिस समय सभी सो रहे होते हैं ना, किसी को पता नहीं चलता, एवरीबडी आर अनअवेयर, तो उस समय इसको चाहिए जिसमें अकेले में, खुले में, जिससे कोई पकड़ ना सके। एंड दैट इज द अल्कोहलिज्म, ड्रिंकिंग ऑन द स्लाई, एंड एंगर, एस्पिरेशन विद डिफिकल्ट। After the husband has new boyfriend also started putting restrictions on her, so that was causing difficult breathing, which made her angry. तो ठीक इसी तरह के रूब्रिक जो है पहले वाले केस में भी था। इरिटेबिलिटी, नॉइज फ्रॉम,
ये जो बार बार ये पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना, तो ये उसके लिए नॉइज है, उसका अच्छा नहीं लग रहा है कानों में सुनने के लिए कि बार बार ये ड्रेस मत पहनो, वो ड्रेस मत पहनो, किससे मिलने जा रहे हो। तो दिस इज लाइक ए नॉइज विच कॉजेज इरिटेबिलिटी एंड किकिंग, and the one day out of irritability straightforward said her friend, I am not a slave, do not come to me further. और अभी तक उसने शादी नहीं की ना, मैरिज अनएंडेबल, जरूर बोला होगा कि भाई शादी कर लेते हैं, शादी मैरिज कर लेते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन वो मना कर रही थी कि वो उससे बढ़िया लगता है कि ऐसे ही रहते हैं, ऐसे काम चल रहा है, ऐसे सब कुछ ठीक है, शादी करने की जरूरत नहीं है, वी शुड बी फ्री, फ्रीडम डिजायर फॉर। तो एक छोटा सा मेडो का सेट था। और इसके अलावा जब हम लोग फिजिकली लेते हैं ना, तो यूटीआई की भी ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है, जहाँ पर जिसने वनीला काम किया था, तो दैट वाज आल्सो कंसीडर्ड कि यूटीआई भी हुआ था उस समय। और इसके साथ में यूजुअली इसके हाथ पाँव में जलन और कमर में दर्द रहता है, तो हम लोग जब क्लासिकल करते थे तो बहुत मेडो प्रिस्क्रिप्शन होता था मेरा इस तरह से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेडो। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो बताइए। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। एक ही केस के कितने फैसेट आते हैं, यही चीज है कि जरूरी नहीं कि वही मेडिसिन काम करे और वो करे, है ना। तो इसीलिए हमेशा मतलब फिजिशियन का कान एकदम एक्टिव रहना चाहिए कि कब किस फैसेट में चला जाए उसको सोचना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये है, मैंने ऐसे ऐसे एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी रेमेडी भी आती है। इसमें तो चलो एक पैटर्न था, कुछ सिमिलर पैटर्न था। ऐसे भी केसेस हैं, जैसे अभी एक केस था, तो एक पेशेंट है आउटसाइड, मतलब वो फॉरेन का ही कोई पेशेंट है, तो उसको ट्रिटिकम लगा था, रिसेंटली उसको ब्रायनिया लगा एक्यूट केस में। अब ट्रिटिकम और ब्रायनिया देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी रेमेडी है। एक केवल पैसा 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 चाहिए और दूसरा पैसा डोनेट कर देता है, अपने को छोड़ देता है, तो है ना, कितना डिफरेंट है प्रिस्क्रिप्शन। तो यदि हम बायस्ड हो जाएंगे तो फंस जाएंगे। और उस केस में चूंकि वो ब्रायनिया प्रिस्क्रिप्शन यदि उसने मेरे से, टाइम नहीं मिला शायद पूछने का, इसलिए उसने नहीं पूछा। यदि मेरे से पूछ के करता तो शायद मैं बायस्ड होकर ट्रिटिकम नहीं देता, बट उसने ब्रायनिया दिया एंड वंडरफुल रिजल्ट, आधे घंटे में उसको फर्क पड़ गया। तो हमें कभी भी बायस्ड नहीं होना है। एक ही पेशेंट के एक एक सिचुएशन में रेमेडी बदल सकती है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो 6 बार आया, 6 प्रॉब्लम के लिए, हर बार अलग अलग मेडिसिन लगी है। कुछ फील कॉमन है सभी मेडिसिन के, लेकिन हर बार अच्छा वो आके बोलता है वही दवाई दो, देखेगा अभी कौन सी दवाई दे रहे हैं, जब काम नहीं करेगा फिर मेरे बोलने के हिसाब से फिर मेडिसिन देगा। तो सर क्रॉनिक में तो लेकिन लगता है ना, क्रॉनिक प्रॉब्लम है किसी को, फॉर एग्जांपल, वो तो एक ही दवाई चलेगी ना, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट का कोई इश्यू हो गया, जरूरी नहीं है, समय समय पर बदल सकता है रेमेडी। अच्छा, कोई जरूरी, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब थोड़े से जैसे ठीक हो गया लेकिन एक स्टेज पे जाके रुक गया, होता है ना, कई बार हम लोग स्टैंड स्टिल लाता, फर्दर और कुछ नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि रेमेडी बदलती है, वही रेमेडी आप पहले देंगे तो काम नहीं करेगा, तो जब उसके इंडिकेशन आएंगे उस समय यदि आप देते हैं तो बिल्कुल काम करता है। जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा बहुत देखा गया कि मतलब पहले दिया है। जी 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 जी, तो चेंज होता ही है। मैं इसीलिए पूछता हूँ कि इस बार क्या हुआ ऐसा कि आपको ये दिक्कत परेशानी आ गई, तो फिर वो बताते तो उस बेस पे देने से बिल्कुल ठीक होता है। हाँ, ये बहुत सही है। मेरे एक पेशेंट थी, उसको यहाँ गले में जन्म से यहाँ से ब्लैक स्पॉट था, एक लेडी पेशेंट थी, अब बचपन से उसको दाग था और वो स्पॉट था, और करीब करीब मेरे पास वो 4-5 साल से आती रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी माँ के लिए कभी भाई के लिए लेती रहती थी, उसके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ चलती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी माँ आई साथ में, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो दाग के लिए बोले कि डॉक्टर साहब इसको किसी से बहुत खराब लगता है, उस पेशेंट को भी खुद लगता नहीं बहुत खराब दिख रहा है, इसको हटा दीजिए। तो मैं बोला तो जन्म का दाग है, कुछ नहीं, ठीक है, नहीं हटाइए एकदम। तो मैंने उसे पल्सेटिला दिया था,
और पल्सिटिला से विद इन 1 वीक वो दाग गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। फिर मैंने उसका प्रिस्क्रिप्शन पलटा कि देखो पहले पल्सिटिला कभी दिया हुआ है कि नहीं, तो देखा बहुत बार दिया हुआ है पल्सिटिला, लेकिन वो दाग कभी नहीं गया। जब उसके मन में कंसर्न आया ना कि हमको इसको हटाना है, तभी वो मेडिसिन ने उस दाग को हटाया। अब इसको क्या बोलेंगे, ये मेरे लिए आज तक पहली बनी हुई है। यानी कई बार कंसर्न आना भी पेशेंट के माइंड में जरूरी है, जो मुझे लगा कि इसके पहले कई बार पल्सिटिला दिया था, और वैसे भी जन्म का दाग बोलते हैं कभी नहीं जाता है, उस केस में गया। कभी कभी वो होता है ना सर कि बोलते कि एंटी मियाजमेटिक, हो सकता है कि कोई बीच में ऐसा मेडिसिन गया हो जो उस मियाज्म को किया, इसके बाद पल्सिटिला देने के बाद कुछ भी नहीं था। वो बीच में जब जो मेडिसिन जाती थी कभी कुछ चलती रहती थी उसकी मेडिसिन। नॉर्मली वो बेलेडोना या पल्सिटिला के बीच में ज्यादा चलता था उसका। कभी बेल काम करता था, कभी पल्सिटिला काम करता था, इसी के बीच में ज्यादा रहता था, होता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। जो मास्टर जी केंट के जन्मदिन पर आप लोग